नमस्कार विद्यार्थियों, हम एक नया टॉपिक देखते हैं, डेट इज नायलॉन की विशेषताएं। पिछले वीडियोस में हमने देखा नायलॉन किसका निर्माण किस तरीके से होता है। नायलॉन जो होता है वह पूर्णतः केमिकल से मिलके बना होता है, इसलिए इसकी भौतिक विशेषताएं बाकी जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उससे कुछ अलग होती हैं। इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संगठन देखेंगे। नो डाउट उसके अंदर हम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह एक पॉलीमर्ड पॉलीमर होता है। और चूंकि ये पॉलीमर्ड पॉलीमर होता है, इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है केमिकल्स के बीच में वह अच्छी बॉन्डिंग होती है इसमें। और विभिन्न तरह के जो नायलॉन्स निकल के आते हैं, जो वह नायलॉन 66 हो या कोई अन्य तरह का नायलॉन हो, उसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वह अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। कि इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का नायलॉन का निर्माण हो रहा होता है। परंतु यह एक पॉलीमर होता है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। हम सूक्ष्मदर्शी की संरचना की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पारदर्शी, चिकना एवं गोलाकार दिखाई देता है। यदि नायलॉन के रेशों को माइक्रोस्कोप से देखें तो यह पारदर्शी, चिकना एवं गोलाकार दिखाई देता है। नायलॉन का रेशा होता है, उसके अंदर रेयॉन के रेशे की तरह बहुत ज़्यादा चमक मौजूद होती है। वह इतनी ज़्यादा चमक मौजूद होती है कि वह आँखों को चक्याचौंध कर देती है, आँखों पे विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। इससे बचने के लिए जब रेयॉन का रेशो का निर्माण हो रहा होता है तब हम टेटेरियम ऑक्साइड और बोरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। टेटेरियम ऑक्साइड और बोरियम सल्फेट जो नायलॉन की जो चमक होती है उसको कम कर देता है। कम करने के कारण वह हमारे पहनने में भी सहूलियत रहते हैं, प्लस हमारी आँखों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। यदि हम नायलॉन के रेशों की मजबूती की बातें करते हैं तो हमने देखा कि यह एक पॉलीमर्ड पॉलीमर है, और पॉलीमर्ड पॉलीमर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होते हैं। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होते हैं, इसलिए जो नायलॉन का जो रेशा होता है वह भी बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसे किसी भी तरह से खींचे जाने पे उसका नुकसान नहीं पहुंचता है। और चूँकि आर्टिफिशियल तरीके से बना होता है, उसके अंदर केमिकल्स बने होते हैं, इसलिए इसकी मजबूती नेचुरल फाइबर्स की अपेक्षा ज़्यादा होती है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो चूँकि नायलॉन का जो रेशा होता है वो किसके द्वारा बना होता है, आर्टिफिशियल मेथड से बना होता है, तो और वो स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वह अविरल होती है। जितना मानव चाहता है उसकी रेशो की लंबाई उस हिसाब से रख सकता है। सेम पॉइंट होता है व्यास के बारे में। स्पिनरेट के छिद्रों के जितना व्यास व्यक्ति रखना चाहता है, मैन्युफैक्चरर जितना रखना चाहता है, उस हिसाब से स्पिनरेट के छिद्रों की मोटाई रख देता है, और उस हिसाब से नायलॉन का रेशे का जो व्यास होता है वह मेंटेन करता है। हम बात कर रहे हैं प्रत्यास्था की। प्रत्यास्था का गुण सर्वाधिक मौजूद होता है, वह होता है नायलॉन के रेशों में, क्योंकि बनाते समय उसको इतना खींचा जाता है कि उसके अंदर अपने आप प्रत्यास्था का गुण मौजूद रहता है। यही सेम पॉइंट होता है प्रतिस्कंदता का गुण। उसे चाहे कितना भी दबाया जाए, कैसा भी रखा जाए, वह समय मिलने पे अपने आप अपनी पोजीशन पे पुनः आ जाता है। कितनी ही देर तक नायलॉन के कपड़े को प्रेस करें और कितना ही वजन से प्रेस करें, यदि उसे हटा दिया जाए, वजन को और टाइम को भी हटा दिया जाए, तो नायलॉन का जो रेशा होता है वो अपनी पुनः स्थिति प्राप्त कर लेता है। यानी प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का गुण जो होता है वह नायलॉन के रेशों में अत्यधिक रूप से मौजूद रहता है। नायलॉन का जब रेशा बना रहे होते हैं तो उसमें तनाव सामर्थ्य भी जोड़ दिया जाता है। उसको इतना खींच के बनाया जाता है नायलॉन के रेशों को कि जो नायलॉन का कपड़ा है उसमें तनाव सामर्थ्य अपने आप मौजूद हो जाता है। कॉटन के रेशों से, ऊन के रेशों से, रेयॉन के रेशों से, सिल्क के रेशों से सबसे अधिक तनाव सामर्थ्य की जो कैपेसिटी होती है वह होती है नायलॉन के रेशों में। उसको चाहे कितना ही खींच दिया जाए, किस प्रकार से भी सुखाया जाए, वह पुनः अपनी पोजीशन ले लेता है। परंतु
इसके अंदर आर्द्रता प्रतिधारण की क्षमता कम होती है। वह इसलिए कम होती है क्योंकि जो नायलॉन का जो कपड़ा होता है, जो नायलॉन का जो रेशा होता है, वो कैसा होता है, चिकना होता है ना। और आप आसपास पास में उसके जो रेशे होते हैं वो सटे हुए होते हैं और उसके बाद से उसका कपड़ा का निर्माण होता है। अब चूंकि पास पास उसके रेशे सटे हुए होते हैं और उसके बीच में कहीं पोरस या छिद्र नहीं होते हैं, इसलिए उसमें पानी जाने की जगह नहीं रहती, स्पेस नहीं रहती है बीच में। चूंकि उसके अंदर स्पेस नहीं रहती है तो आर्द्रता प्रतिधारण की क्षमता उसके अंदर बहुत कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब नायलॉन के कपड़ों को धोया जाता है तो वो तुरंत कम पानी में धुल जाते हैं और तुरंत ही सूख जाते हैं। तुरंत सूखने का कारण ही ये होता है इसका कि उसके सुपरफिशियल सरफेस होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है उसके ऊपर ही पानी जाता है, उसके अंदर का जो सरफेस होती है उसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छिद्र नहीं होते हैं। आर्द्रता प्रतिधारण 11 से 12% ही नायलॉन के कपड़ों में या नायलॉन के रेशों में होती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेट इज चिकन प्रतिरोधकता। किसी भी तरह की सलवटें नायलॉन के रेशे पे नहीं पड़ती हैं। जैसे कि हमने देखा था कॉटन के रेशों में ये आपने प्रेस करने के बाद कॉटन के जो कपड़ों को धारण किया और आप एक जगह जाके बैठे तो जिस पोजीशन में आप बैठे हुए उस तरीके से कॉटन का जो प्योर कॉटन का कपड़ा है उसमें सलवटें तुरंत पड़ जाती हैं। यह अवगुण नायलॉन के जो रेशा होता है उसके अंदर नहीं होता है। आप किस भी तरह बैठे, कैसे भी करें, उसके अंदर शिकन या सलवटें नहीं पड़ती हैं और सलवटों को बहुत ही आसानी से हटाया भी जा सकता है। हमने ये देखा कि जो नायलॉन का जब रेशा का निर्माण हो रहा है, नायलॉन का जब कपड़े का निर्माण होता है उसमें जो नायलॉन के रेशे आसपास पास सटे हुए रहते हैं। ताने और बाने के साथ जब कपड़े को बनाया जाता है तो इसके अंदर बीच में स्पेस नहीं रहता। अब चूंकि स्पेस ही नहीं है उसके अंदर तो गंदगी कपड़े के अंदर समाहित हो ही नहीं सकती। अब जब गंदगी ही कपड़ों के अंदर समाहित नहीं हो सकती है तो इसकी धुलाई सफाई बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके हो सकती है। आप चाहे क्षार पदार्थ लें तो भी उसकी धुलाई अच्छी तरीके से होगी क्योंकि उसके सुपरफिशियल जो सरफेस होती है, ऊपर की जो परत होती है कपड़े की, उसी के ऊपर गंदगी होती है। गंदगी कपड़े के अंदर तक नहीं जाती है। हमने एक बात और देखी, हमने ये देखा कि किसका बना होता है नायलॉन का कपड़ा। नायलॉन का कपड़ा बना होता है प्योरली केमिकल्स का। ठीक है, जब ये प्योरली केमिकल्स का बना होता है तो फफूंद और कीड़े पे इसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कीड़े या फफूंद का प्रभाव कपड़ों पे इसलिए पड़ता है कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है जो कि उनके काम का होता है, जो कि उनके भक्षण के योग्य होता है। परंतु जो केमिकल्स होते हैं उनकी जो कीड़ों को जो स्मेल भी होती है वह अच्छी नहीं लगती है। इसलिए कीड़ों का किसी भी तरह का प्रभाव नायलॉन के कपड़े के ऊपर या फफूंद का प्रभाव नायलॉन के कपड़ों के ऊपर नहीं पड़ता है क्योंकि वह केमिकल्स से मिलके बने होते हैं। संकुचन का प्रभाव देखें हम। संकुचन में यदि आप नायलॉन के कपड़े को किसी भी तरीके से मोड़ दें या उसको दबा के रखें तो वो कुछ समय तक तो क्योंकि इस पर प्रेशर है कपड़े के ऊपर वह अपना रूप आकार छोटा कर लेता है। परंतु अगर उसका प्रेशर को हटा दिया जाए तो पुनः अपना आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि उस पर संकुचन का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप संवाहकता, यह ताप के सुचालक होते हैं। सुचालक तो होते हैं परंतु क्या होता है कि हमने अभी देखा कि जो नायलॉन का जो रेशे होते हैं, नायलॉन के जो कपड़े बनते हैं जिससे उसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, चूंकि उसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होती है, छिद्र बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसमें हवा के आवागमन का कोई भी साधन नहीं होता है। हवा का आवागमन नहीं होगा, पसीना नहीं सूखेगा, है ना। गर्मी आई, गर्मी में पसीना नहीं सूखा, पसीना नहीं सूखने पर हमें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल से लगता है क्योंकि पसीना हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद रहता है। तो नायलॉन का जो कपड़ा होता है उसमें संवाहकता तो होती है, वह सुचालक होते हैं ताप के, परंतु यह पहनने में थोड़े बहुत असुविधाजनक होते हैं क्योंकि उसके अंदर पसीने को सोखने की क्षमता नहीं होती है। उसके जो कपड़ा बनता है इससे उसके रेशों के बीच में स्पेस या
छिद्र नहीं होते हैं, इस कारण से ये थोड़े बहुत पहनने में अनकंफर्टेबल होते हैं। परंतु इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं, इसकी ये थोड़ा बहुत क्योंकि केमिकल से बना होता है इसलिए कॉटन के कपड़े से थोड़ा बहुत सस्ता भी पड़ता है। प्लस इसके अंदर प्रेस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, गंदगी भी ज़्यादा समाहित नहीं हो पाती है इसके अंदर, इसलिए जो नायलॉन का कपड़ा है ये आजकल ज़्यादा यूज़ में आता है। विद्यार्थियों, हमने देखा नायलॉन के रेशों के भौतिक विशेषताएं क्या होती है। अब हम देखते हैं नायलॉन के रेशों की रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं। जब हम रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमने देखा कि जो नायलॉन का रेशा है वो तो खुद ही केमिकल से मिलकर बना होता है, विभिन्न तरह के केमिकल्स उसके अंदर उपयोग में लाते हैं। तो जब हम गरम खौलते हुए कंसंट्रेटेड अकार्बनिक अम्ल में, वापस रिपीट कर देती हूँ, 5% खौलते हुए कंसंट्रेटेड अकार्बनिक अम्ल में यदि नायलॉन के रेशो को दबाया जाएगा, नायलॉन के रेशो को डाला जाएगा तो वह घुल जाएंगे। नुकसान नहीं होगा उसके अंदर, नुकसान की हद ये होती है कि वह जो नायलॉन का जो रेशा है वह उसके अंदर घुल जाता है। वह घुल इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद ही एक तरीके का केमिकल्स होता है और केमिकल्स में आपस में रिएक्शन होता है और जो सॉलिड फेस होती है उससे वह सेमी लिक्विड स्टेज में आ जाता है। तो 5% खोलते अम्ल में वह जो रेशे होते हैं वह घुल जाते हैं। वही तनु और ठंडे अम्ल पे इसका किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। जो हमने प्रभाव देखा था, नेगेटिव इफेक्ट देखा था, वो हमने देखा था किसके ऊपर, कंसंट्रेटेड और गर्म के ऊपर। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि आप कभी भी नायलॉन का जो कपड़े को धुलाई करें तो उसके ऊपर गर्म पानी से ना करें, क्योंकि गर्म पानी से उसके ऊपर रेशों को नुकसान पहुंच सकता है और केमिकल्स का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हालांकि तनु व ठंडे अम्ल का इसमें किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम बात करते हैं क्षार के प्रभाव की। नेक्स्ट पॉइंट में, क्षार का किसी भी तरह, चाहे वो कंसंट्रेटेड क्षार हो, चाहे वो तनु क्षार हो, चाहे वो उदासीन क्षार हो, किसी भी तरह का क्षार का नायलॉन के ऊपर किसी भी तरह से नेगेटिव इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए जो नायलॉन का रेशा है उसे किसी भी जो नायलॉन का कपड़ा होता है उसे किसी भी क्षारीय साबुन से धोया जा सकता है। चाहे वह कंसंट्रेटेड साबुन हो तो भी उसे आसानी से धोया जा सकता है, उसके रेशों पे किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं रंगों का प्रभाव। चूंकि ये केमिकल से बने होते हैं, तो इसके अंदर रंगों को अपने आप अंदर समाहित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी रंग को, किसी भी तरह की डाई को, चाहे वो वेजिटेबल डाई हो, चाहे वो नेचुरल डाई हो, चाहे वो वेट डाई हो, किसी भी तरह की जो डाइस होती हैं उन सभी डाइस से हम नायलॉन का जो कपड़ा होता है वह रंग सकते हैं। हम नायलॉन के कपड़े को जब वो पहली स्टेज में होता है, जब फाइबर की स्टेज में होता है, स्पिनेट के छिद्रों से जब गुजारना होता है तब भी हम उसके अंदर कलर को डिप करके और उसके घोल से हम नायलॉन का कलरफुल रेशा को भी निकाल सकते हैं। और नायलॉन का कपड़ा बनने के बाद भी हम कपड़े को उसमें डिप कर देंगे तो रंग उसके ऊपर चढ़ जाएगा। और इसका ये एक बहुत अच्छा पॉइंट भी रहता है कि कपड़े में कलर तो आ ही जाता है, ठीक है, परंतु कपड़े से कलर निकलता भी नहीं है, उसे किसी भी तरह का लंबे समय तक उसकी चमक कम नहीं होती है या उसका रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। पसीने का प्रभाव, जब हमने भौतिक विशेषताएं पढ़ी थी तब हमने, आपको ध्यान होगा तो हमने देखा था कि ये इसके एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होती है पानी को वो बहुत कम होती है, 11 से 13% तक ही होती है। अब जब इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ही नहीं है, वो पसीने को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, तो जब वो पसीने को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है तो किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव तो कैसे डाल सकता है, समझ गए आप। वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए जो नायलॉन का कपड़ा है हम गर्मियों के सीजन में पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इसका किसी भी तरीके से उसके पसीने का नेगेटिव असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। एक जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं
रेशे एक केवल यही रेशा ऐसा आया है जिसके ऊपर पसीने का नेगेटिव असर नहीं आया है, चाहे कॉटन का कपड़ा हो, चाहे ऊन का कपड़ा हो, चाहे रेशम हो, चाहे रेयॉन है। हमने वेराइटीज ऑफ रेशे पढ़े हैं, परंतु केवल एक यही रेशा आया है क्यों जिसके ऊपर पसीने का प्रभाव नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि यह टोटली किसके मिलके बना होता है? केमिकल से मिलके बना होता है। विरंजक का प्रभाव, केमिकल ब्लीचेस की जब बात करते हैं तो ब्लीचेस में हम तनु घोल के द्वारा इसको ब्लीच कर सकते हैं। कंसंट्रेट जो घोल विरंजक होता है, कंसंट्रेट जो ब्लीच होता है, उसका उपयोग करने से नायलॉन के कपड़े को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। यदि इसको ध्यान में रखा जाए तो और अच्छी तरीके से यूज़ करा जाए तो नायलॉन का जो कपड़ा होता है वह लंबे समय तक चल सकता है।